इसको कहने के लिए सिर्फ एक पेज है, लेकिन ये एक पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि इस एक पेज के अंदर फिनॉल की सारी केमिकल्स रिएक्शंस हैं। अगर जिसने एक पेज समझ लिया ना, तो समझ लो उसे फिनॉल में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। चाहे तुम्हारा कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक इसकी लिमिटेशन है कि इसका एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर तुमने छोटा सा एक भी पॉइंट मिस कर दिया ना, तो बाकी आगे की चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आने वाली हैं। और बता दें कि जिस टेक्निक से मैंने रिएक्शंस लिखी हैं, जिस नोट्स बनाए हैं, उसको कहते हैं माइंड मैप। जो नहीं जानते कि माइंड मैप क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि माइंड मैप नोट बनाने की ऐसी टेक्निक होती है जिसमें टाइम कम लगता है, एनर्जी कम लगती है, पेज कम लगते हैं और याद बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसकी एक भी बात बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी देखने में अजीब लग रहा होगा, जब मैं इसे पूरा समझा दूंगा, तुम समझ लोगे ना, तो फिनॉल की रिएक्शन बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। हाँ, लेकिन इस फिनॉल को पढ़ने के लिए, रिएक्शंस पढ़ने के लिए कुछ ज़रूरी बातों पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए। जैसे कहीं तुम्हें मिला होगा कि जो फिनॉल होता है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक होता है। तो आखिरकार क्या रीज़न है, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है, क्या रेजोनेंस है, सब कुछ समझेंगे। तो स्टार्टिंग हम करेंगे कुछ बेसिक समझने से, और वो बेसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस माइंड मैप को समझने के लिए, तो उसको भी बिल्कुल स्किप मत करना। और हाँ, तो अब चलो हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार फिनॉल जो है वो किस टाइप की रिएक्शन शो करता है। अब स्टार बना के लिखो केमिकल्स रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। देखो, तो सबसे पहले तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो तुम्हारे पास फिनॉल होता है वो मोर एसिडिक होता है, किससे? अल्कोहल के कंपैरिजन में। और लेकिन सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जो फिनॉल है वो एसिडिक है तो है क्यों है? तो वही हम सब बात करने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो हम लोग फिनॉल में देखने को मिलता है, तो हमें 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ने को मिलती हैं। एक मिलता है फिनोलिक ग्रुप, मतलब OH ग्रुप के साथ रिएक्शन। एक देखने को मिलता है बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन। और एक हमें देखने को मिलती हैं कुछ स्पेशल्स रिएक्शंस। उनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर। देखो, फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर, एक बात तो कंफर्म होगी कि जो फिनॉल होता है वो एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्या होता है, अब वो डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखो, एक कंपैरिजन लिखो। देखो, तुम्हारे पास यहाँ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर आता है तुम्हारे पास क्या, फिनॉल, फिर आता है वाटर, और फिर आता है अल्कोहल। तो इसका के अल्फा मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें अगर देखें तो इथोनिक मान लेते हैं, इथोनिक। तो इथोनिक एसिड का होता है 10 की पावर -5। अगर तुम फिनॉल का देखने को जाओ 10 की पावर -10। अगर इसका देखने को जाओ 10 की पावर -14। और एल्कोहल में अगर हम लेते हैं तो किसको ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इथेनॉल को। तो इथेनॉल का देखने को जाओगे तो उसका देखने को मिलेगा तुम्हें 10 की पावर -18। तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर फिनॉल है, फिर वाटर है, फिर अल्कोहल है। तो इस बात से एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि अल्कोहल इज़ मोर एसिडिक देन, सॉरी, फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बट फिनॉल लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट मतलब होता है Na2CO3 एंड NaHCO3। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, लेकिन फिनॉल इन दोनों के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। कंफर्म, पहली बात कंफर्म हो गई है। अब देखो, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो फिनॉल है वो एसिडिक क्यों है। तो मैं कहूँगा जो फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है वो शो करता है ड्यू टू OH ग्रुप। किसकी वजह से? OH ग्रुप के होने की वजह से। और ये जो OH ग्रुप है ये होता है पोलर। तो मतलब मेन ये है कि द प्रेजेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप की वजह से फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। क्यों? देखो, समझो बात को। ऐसे समझते हैं जैसे बस इतना सा पार्ट हम बना रहे हैं। ये मान लो डबल बॉन्ड है, यहाँ लगा है फिनॉल, ये रहा H, और इसके ऊपर है लोन पेयर।
एक बात तो तुम जानते हो कि जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप होती है, मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेती है। और ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ जो कार्बन है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा कि यहाँ के लोन पेयर अपनी साइड खींच लेगा। ये जब अपनी साइड लोन पेयर खींचेगा तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी कम। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो यहाँ लोन पेयर थे वो इसको यहाँ खींचना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? देखो, अगर मान लो इसके लोन पेयर यहाँ गए हैं तो भाई इसे भी ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेगा तो ये वाला बॉन्ड पोलर हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा O एंड H के बॉन्ड का जो पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा? उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन इंक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, जितनी ज़्यादा इसकी पोलरिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन बढ़ेगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे पास अल्कोहल होता है वो उसका आयोनाइजेशन करोगे तो होता है इस तरीके से, ये रहा और प्लस H प्लस। कन्फर्म? तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो फिनॉल होता है वो एसिडिक क्यों होता है, बोल देना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर, जो तुम्हें कई जगह सुनने को मिला होगा, पढ़ने को मिला होगा, जिसमें तुम सबसे ज़्यादा परेशान रहे होगे कि आखिरकार फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है। क्योंकि देखो, अभी तो सिर्फ हमने क्या देखा, जस्ट देख लिया है, रटना चाहो रट लो, लेकिन जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना तब तक वो चीज़ जल्दी याद भी नहीं होती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि फिनॉल एल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक क्यों है। अगर सिर्फ मैं एक वर्ड में आंसर देना चाहूँ तो उसका आंसर होगा ड्यू टू रेजोनेंस। अब तुम कहोगे भैया आपने भी वही दूसरे टीचरों जैसी बात कर दी है कि नहीं कर दी है। अगर हमें रेजोनेंस आता होता और समझ में आ गया होता तो दूसरों की वीडियो छोड़ के यहाँ देखने नहीं आए होते, और अगर किताबों में समझ में आ गया तो तब भी वीडियो देखने नहीं आते। तो आप पे हम कहेंगे बच्चा घबराना नहीं है, हम सबसे पहले तुम्हें समझाएंगे रेजोनेंस, फिर हम इस पॉइंट के ऊपर आएंगे। तो देखो, मान लो तुम्हारे पास ये अल्कोहल है, सॉरी फिनॉल है, तो ये रहा तुम्हारे सामने फिनॉल। तो फिनॉल का पहला स्ट्रक्चर होता है ऐसा, मान लो बॉन्ड इस साइड है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, बॉन्ड इस साइड भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये रहे तुम्हारे पास मतलब दो स्ट्रक्चर, रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर। देखो अब यहाँ समझते हैं हम रेजोनेंस, इसके आगे समझना स्टार्ट होता है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस की कंडीशन बन गई है। अब एक चीज़ तुम क्या जानते हो कि जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगी, इसके लोन पेयर अपनी साइड खींचेगी, और एक किस प्रोसेस से आएंगे जिसका नाम होगा रेजोनेंस। ये जब बेंजीन अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो क्या होगा, इसके लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। स्ट्रक्चर रहा इसका कुछ इस तरीके से, ये रहा देखो, डबल बॉन्ड OH, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए तो इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल को, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन थे और फिर इलेक्ट्रॉन हट जाए तो पॉजिटिव से शो करना लगते हैं। अब देखो बात करते हैं, ये जब यहाँ आएंगे तो बेसिकली बॉन्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आए होंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन ने रिपल्सन करना स्टार्ट कर दिया इसके साथ और इसके साथ, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ खिसक के आ गए होंगे, तो यहाँ आ गए होंगे लोन पेयर। लोन पेयर का चार्ज होता है नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। फिर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की बन गई है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो फिर क्या होगा कि कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड H, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा कि ये लोन पेयर आएंगे यहाँ, जब यहाँ आएंगे तो रिपल्सन होके ए वाले पहुँच जाएंगे यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब कहानी समझते हैं हम और आगे की।
कहानी फिर बन गई है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो खिसक के जाएंगे कुछ यहाँ, डबल बॉन्ड लोन पेयर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और H लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसके कितने स्ट्रक्चर बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इतना बताओ कि तुम्हें फिनॉल के ये समझ में आया कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने किस तरीके से बनाए हैं। अगर तुम देखो ऑब्जर्व करोगे इस स्ट्रक्चर को, इस चौथे स्ट्रक्चर को और पांचवें स्ट्रक्चर को, तो एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करोगे, देखो यार इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये लोन पेयर थे, ये पॉजिटिव है, तो लोन पेयर यहाँ और शिफ्ट नहीं होने लगेंगे, और जैसी शिफ्टिंग होगी पोलराइजेशन बढ़ जाएगी, पोलराइजेशन जैसे बढ़ जाएगी वैसे ही H+ का बॉन्ड आसानी हो जाएगा टूटना। तो अभी तक उस सिंपल सी हमने बात ये समझी कि आखिरकार फिनॉल किस तरीके से एसिडिक हो रहा है। लेकिन अल्कोहल के कंपैरिजन में मोर एसिडिक क्यों है, उसकी कहानी के ऊपर अब बात करनी स्टार्ट होते हैं। देखो, एक बात तो मैं बता चुका हूँ कि फिनॉल का क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। जब आयोनाइजेशन हो जाता है फिनॉल का तो बेसिकली क्या बनता है, फिनॉक्साइड बनता है और H+ बनता है। ये फिनॉक्साइड है और ये रहा H+। कन्फर्म। अब देखो, अब हम बात करते हैं फिनॉक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो, ये है फिनॉक्साइड, O ऐसे नहीं, तो जैसे कोई एलियन हो, देखने में लगता है कि नहीं लगता है। देखो, एक बार बॉन्ड यहाँ बना दो इस तरीके से, एक स्ट्रक्चर ऐसा रहा, एक स्ट्रक्चर ऐसा रहा, इसका दो स्ट्रक्चर बनाने तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। देखो, मतलब देखो बात, ये नेगेटिव चार्ज इसलिए आया है कि देखो पहले तो उसके पास दो लोन पेयर थे ही, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके जो लोन पेयर थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, वो इसके पास ही आ गए, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गए, तो एक्स्ट्रा आने की वजह से इसके पास नेगेटिव साइन हम शो कर देते हैं। देखो, हमने क्या बोला है कि रेजोनेंस की कंडीशन बन गई है और बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा, तो जिसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो क्या करेगा, ऐसी हो जाएगी कहानी कि ये डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर, तो लोन पेयर रहे। अब देखो, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो बेसिकली कहाँ चले गए हैं, यहाँ चले गए हैं, तो इसके पास तो अब कोई चार्ज रहा ही नहीं, ये आ गया है। जब यहाँ आए होंगे तो यहाँ से रिपल्सन ये यहाँ पहुँच गया होगा, तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब लोन पेयर, ये रहा इस तरीके से। अब रेजोनेंस की कंडीशन फिर बन गई है, तो फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं, डबल बॉन्ड O और ये यहाँ आएगा तो ये वाला खिसक के यहाँ पहुँच जाएगा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। अब देखो, कहानी वही होगी कि ये वाला यहाँ आएगा तो ये वाले लोन पेयर यहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड O लोन पेयर डबल बॉन्ड, ये रहे नेगेटिव, ये रहे लोन पेयर। तो ये देखें, अगर देखते हैं अगर हम फिनॉक्साइड का क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब देखो, तुम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, तो तुम अगर एक चीज़ पाओगे कि जो फिनॉक्साइड का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल है। तुम कहोगे कैसे? मैं कहूँगा देखो, तीसरा स्ट्रक्चर देखो, चौथा देखो और इसका पांचवा देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तुम कहोगे भैया पॉजिटिव नेगेटिव से क्या हो गया है? तो मैं कहूँगा अगर किसी कंपाउंड के, किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव एंड अगर नेगेटिव दोनों चार्ज आ जाएं तो कंपाउंड होता है अनस्टेबल। क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के सेपरेशन करने के लिए एनर्जी चाहिए पड़ती है। लेकिन अगर तुम इसके स्ट्रक्चर को देखो तो इसके पास सिर्फ एक चार्ज है, वो है नेगेटिव 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 नेगेटिव, और कोई दूसरा चार्ज नहीं है। तो ए फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन
फिनॉल। बात कंफर्म हुई है कि नहीं हुई कि मैं क्या बेसिकली समझाना चाहता हूँ तुम्हें। अब देखो कहानी इतनी तक, अभी तक सिर्फ हम इस दोनों की बात कर रहे हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात सुनो। मान लो ए एंड बी एक कंपाउंड है और ए है एक्स एंड वाई कंपाउंड है। मान के चलते हैं कि इसके तुम्हारे पास हैं 10 मॉलिक्यूल्स और इसके भी तुम्हारे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं। पहले हम एक एक के बारे में समझते हैं, ए और बी। अगर ए एंड बी में बॉन्ड ब्रेक हुआ और जो तुम्हारे पास आयंस बना, अगर आयंस इस मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है तो फेवर किया जाएगा आयंस बनाने को। बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि हमेशा लाइफ का एक प्रोसेस है, नियम है कि हर कोई मोर स्टेबल होना चाहता है और हर कोई मोर स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। अगर किसी का डिवोर्स होता है तो क्यों होता है? क्योंकि वो परेशान थे, वो परेशान से खुश होना चाहते हैं। इसी तरीके से रिएक्शंस होते हैं। अगर बॉन्ड ब्रेक होके आयंस में आ रहा है इसका मतलब है कि मोर स्टेबल है। देखो, और यही डिसाइड करता है कि अगर कोई कंपाउंड मोर एसिडिक तब होगा जब उसका जो आयंस होगा ना, एन आयंस, वो मोर स्टेबल हो जाएगा। आयंस जितना ज़्यादा मोर स्टेबल होता जाएगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। बात समझ में आई मैं क्या समझा रहा हूँ? तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। बट कहानी चलते हैं अल्कोहल में। तो अल्कोहल का अगर तुम आयोनाइजेशन करोगे तो RO- बनेगा और बनेगा H+। लेकिन जो RO- है ना, ये स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाता है। ये क्या है? अलोक्साइड। मतलब अलोक्साइड इज लेस स्टेबल देन अल्कोहल। तो इसी कारण की वजह से अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ कि किसी का भी एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उसका आयंस आयोनाइजेशन के बाद कितना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि तो कहानी सिंपल समझो। देखो, जैसे मान लो इन दोनों का बॉन्ड का ब्रेक हुआ, 10 मॉलिक्यूल्स थे, 10 में से मान लो कि 8 H+ बने और 8 बने B-, मतलब 8 बने हैं। और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब टूटे सब 10 के 10, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स दोबारा जुड़ गए। कंफर्म? अब देखो, जैसे मान लो कि XY है, ये दोनों इनके भी 10 टूटे, पहले 10 टूटे और इसके सिर्फ 4 H+ बने एंड 4 Br- बने। बाकी 6 लोग XY में ही रहे, मतलब ये बेसिकली XY बन गए, XY। लेकिन बाकी 6 लोग XY में ही रहे। तो क्या कहेंगे कि AB इज मोर एसिडिक देन XY। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मान लो, हम मान के चलते हैं कि इसकी जगह H होता और इसकी जगह H होता, तो बताओ इसमें ज़्यादा H+ निकल रहे हैं कि बताओ इसमें H+ ज़्यादा निकल रहे हैं? इसमें H+ ज़्यादा निकल रहे हैं। इसमें H+ निकल रहे हैं 4 H+ और इसमें H+ निकल रही है 8 H+। और जिस कंपाउंड में जितने ज़्यादा H+ निकलते हैं वो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये बात तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो एक बार इसका रिवीजन करें, 2 बार तो कम से कम करें, और फिर भी ना आए तो फिर कमेंट्स लिखें, तो वो भी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी ऐसी होती है कि ज़रूरी नहीं कि फ़िनॉल अकेला ही रहे, कभी कभार फ़िनॉल के साथ दूसरे कंपाउंड भी जोड़ दिए जाते हैं। जैसे मान लो क्या जोड़ दिया, NO2 जोड़ दिया है, CH3 जोड़ दिया है, Br जोड़ दिया है। दूसरे भी कंपाउंड इसके साथ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जब रिएक्शन होंगे तब समझाएंगे। तो देखो, तो अब उसकी रिएक्टिविटी और उसके एसिडिक कैरेक्टर पे क्या असर पड़ेगा। जैसे देखो, मान लो एक फिनॉल ले रहा है, इस पे लगा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप, और एक फिनॉल ए रहा है, इस पे लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बताओ इसका नाम है चिंटू और इसका नाम है पिंटू। तो अब बताओ इसमें ए ज़्यादा एसिडिक होगा कि ए ज़्यादा एसिडिक होगा?
अगर तुम्हें कमेंट्स पता है तो आंसर, अगर तुम्हें आंसर पता है तो कमेंट्स में लिखो, अगर नहीं पता है तो हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो सिंपल सी बात यह है कि मैंने क्या बोला है कि कोई कंपाउंड कितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो डिपेंड कर रहा है कि फिनॉक्साइड जो तुम्हारे पास आयंस है वो कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। जिस केस में फिनॉक्साइड जितना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। बात समझ में आई है कि नहीं आ रही है कि मतलब जो भी मान लो ये जनरल सी रिंग है, मान लो जनरल सी रिंग है और इसके अंदर मान के चलते हैं कोई एक्स ग्रुप लगा है। अगर इस एक्स ग्रुप जो एक्स ग्रुप लगा है अगर इस फिनॉक्साइड आयंस को मोर स्टेबल कर रहा है तो इसका मतलब है कि मोर एसिडिक होता जाएगा इसका मेन कंपाउंड। और अगर एक्स ग्रुप इसको लेस स्टेबल कर रहा है तो इसका कंपाउंड क्या होगा, मतलब इसका मेन कंपाउंड क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आई होगी, इसको हम लोग दूसरे तरीके समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक फिनॉल है और इसका हम क्या बनाते हैं, फिनॉक्साइड बनाते हैं और इससे लगा है एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप क्या करता है कि इस बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। बात कन्फर्म है। और अगर इस बेंजीन रिंग में, इस बेंजीन के अंदर रेजोनेंस हो रही है तो क्यों हो रही है, इसको मोर स्टेबल बनाने के लिए। और रेजोनेंस में पता क्या होता है, जो तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है ना, जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर है, उसको स्टेबल करना। मतलब जितना कम इसके अंदर चार्ज होगा रिंग उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी अल्कोहल से कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो वाला कंपाउंड मोर एसिडिक होगा। किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में। देखो समझाते हैं। जैसे मान के चलते हैं ये रही तुम्हारे पास अल्कोहल का एक कंपाउंड OH लगा है और यहाँ मान के चलते हैं लगा है क्या, NO2, मतलब इस बेंजीन में NO2 लगा है। अब हम दूसरा देखते हैं एक कंपाउंड, यहाँ हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पता क्या करते हैं, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। और अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम इंक्रीज करोगे ना तो क्या हो जाएगा, वो उस रिंग को लेस स्टेबल बना देगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। कन्फर्म बात। अगर फिर भी यहाँ समझ में नहीं आई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में 11th क्लास की बेसिक चीज़ें ज़रूर देख लें। तो माइंड मैप में सबसे पहले सोचो कि सेंटर्ड चीज़ क्या है, वो है अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हमने क्या किया कि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक साइड हमने लिख दिया फिनोलिक ग्रुप रिएक्शंस, जो मतलब बेसिकली इस OH के साथ होने वाली हैं, और दूसरी साइड हमने लिख लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, मतलब जो इस रिंग के साथ रिएक्शंस करने वाली, मतलब इसको कुछ नहीं छेड़ा जाएगा, जो भी चीज़ अटैच होंगी यहाँ अटैच होंगी, जहाँ भी अटैच होंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिनोलिक रिएक्शंस। देखो फिनोलिक रिएक्शन में सबसे सिंपल सी है कि अगर तुम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हो तो कंपाउंड बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। कन्फर्म है। अगर तुम NaOH मतलब बेस के साथ करते हो तब भी ये सोडियम फिनॉक्साइड भी शो करेगा। बात इतनी सी क्लियर हुई कि नहीं हुई है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या? तो अगर तुम इसमें कोई एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे तो फिनॉल यहाँ एसिडिक के कैरेक्टर शो कर रहा है। कन्फर्म। हाँ, अगर इस फिनॉल की रिएक्शन कराते हो जिंक, मतलब ए कंप्लीट हो चुका, ए कंप्लीट हो चुका, जिंक के साथ कराने वाले हो तो बनेगा क्या, सिंपल सी बेंजीन, मतलब OH हट जाएगा। कन्फर्म है। अब देखो अगर तुम इसकी रिएक्शन कराते हो CH3COCl मतलब एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से। इसका नाम होगा फिनाइल इथोनेट। अब देखो अगर फिनॉल की रिएक्शन कराते तुम एसिटिक एनहाइड्राइड से, मतलब ये रहा कंपाउंड, और किसकी प्रेजेंस में, कोई प्रोटोनिक एसिड की प्रेजेंस में, तब भी एक कंपाउंड बनेगा। मतलब इस कंपाउंड बनाने के हमारे पास ये दो तरीके हैं और इस कंपाउंड बनाने के हमारे पास ये दो तरीके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर इस हम फिनॉल इथोनेट की
रिएक्शन कराते हैं AlCl3 के साथ और कर देते हैं हीट, तो कंपाउंड बनेगा ए, मतलब ये बनेगा पैरा, ये बनेगा ऑर्थो। किसका बनेगा? हाइड्रो ऑक्सी एसीटेट फिनॉल। समझे कि नहीं समझे? ये रहा तुम्हारे पास कंपाउंड। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? मतलब कहानी कुछ ऐसे चली, ऐसे गई, ऐसे चली, फिर ऐसे आ गई है। और इसी रिएक्शन को कहते हैं हम क्या? फ्राइस रीअरेंजमेंट। हाँ, अब हम और आगे चलते हैं। देखो हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं NH3, मतलब अमोनिया के साथ कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्राइड ZnCl2 की प्रेजेंस में 675 केल्विन, तो बनता है एनिलीन। ये रहा, मतलब NH2 ग्रुप इसके ऊपर आ जाएगा। अगर इसी फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX, जिसको हम काफ़ी डिटेल में पहले पढ़ा चुके हैं, तो कंपाउंड बनेगा क्या? हाइड्रोकार्बन, मतलब मीथेन। मतलब ए वाला और इसका H आपस में कंबाइन करके मीथेन बना लेंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, ये रिएक्शन, कि अगर तुम फिनॉल की रिएक्शन कराते हो इसके साथ COCl, जिसके ऊपर ग्रुप लगा हो, और अगर तुम इसका नाम लिखना चाहो तो इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। मतलब बेंजोइल क्लोराइड की अगर रिएक्शन कराते तुम फिनॉल के साथ, तो किसकी प्रेजेंस में? NaOH, मतलब बेस की प्रेजेंस में, तो तुम्हें कंपाउंड देखने को मिलेगा ए। अगर इसी कंपाउंड में स्ट्रक्चर बनाते तो कुछ नहीं होता है कि ए बेंजीन रिंग, ए बेंजीन रिंग, इसके बीच में आ जाएगा ए वाला ग्रुप। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? इसी को कहते हैं स्कॉटमैन बाउमैन रिएक्शंस। तो अगर हम इसको देखते हैं तो बेसिकली हम कौन कौन से फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं इस बेंजोइल क्लोराइड के साथ, इसके 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 साथ। तो इनको क्या करो? इनको एक सर्कल के अंदर रख लो। मतलब जो ग्रीन के अंदर है ना, ये सब क्या है? ये सब रिएजेंट ही है। कन्फर्म? अब हम बढ़ते हैं किसके साथ, और ये जो पूरी रिएक्शंस देखें जो पिंक के अंदर हैं, जो पिंक के अंदर हैं, ये सब कौन सी रिएक्शन है? फिनोलिक ग्रुप की रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे बताऊं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हर एक मैकेनिज्म 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाई है। अगर इसे मैकेनिज्म पढ़नी तो वहाँ जाके देख लें। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन मतलब ऐसा होता है कि फिनॉल की रिएक्शन करानी H2SO4 की प्रेजेंस में। देखो अगर तुम टेम्परेचर ले तो 288, मतलब बेसिकली 11 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत लो टेम्परेचर है, तो कंपाउंड बनेगा तुम्हारे पास कौन सा? ऑर्थो वाला, मतलब 2 हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर हाई टेम्परेचर 373, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस लेते हो, तो बनता है क्या? तो बनता है इसका पैरा वाला, मतलब 234, तो यहाँ लिख दो 4 हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। कन्फर्म? तो तुम्हें क्या करना है कि जो सल्फोनेशन लिया है उसको तुम एक ग्रुप के अंदर बना लो। ये रही एक ग्रुप। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा, जब एंड हो जाएगा ना हर एक चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी। देखो ये हो गया सल्फोनेशन। अब एक आता है अल्काइलेशन, मतलब फिनॉल की रिएक्शन करानी हमें किसके साथ? CH3Cl के साथ। कंडीशन क्या हो जाए? एनहाइड्राइड AlCl3 और HCl, तो कंपाउंड बनेगा ऐसा, मतलब यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। मतलब बेसिकली अगर तुम देख रहे होगे तो जितनी भी तुमने यहाँ जो देखोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो बेसिकली ऑर्थो एंड पैरापिस के देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ देखने को मिलती है कि पैरा वाला जो होता है, ए वाली पोजीशन, ये मेजर प्रोडक्ट बनाता है। अगर ये डिटेल में पढ़ना है 11th क्लास में डिटेल में पढ़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो अब हम बात करते हैं कि हमने इतनी सी बात कर ली है। अब हमारे पास एक दूसरी रिएक्शंस होती है, जैसे मान लेते हैं सल्फोनेशन पढ़े, अल्काइलेशन पढ़े, या फिर पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब होता है कि अल्कोहल की रिएक्शन कराने वाले हम Br2 से। अगर इसकी कराओगे एक्वियस की प्रेजेंस में तो कंपाउंड बनेगा ए, वाइट प्रिसिपिटेट होता है, इसका नाम होता है 2,4 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और अगर इसी की रिएक्शन तुम कराते हो CH2 या CCl4 की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बनेगा ए वाला। इन दोनों को याद रखना ये क्या कंडीशन ले रही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन है वहीं से क्वेश्चन है। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रोमिनेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोसेशन। नाइट्रोसेशन मतलब होता है कि तुम अल्कोहल की रिएक्शन कराओ किससे?
इससे, इसकी प्रेजेंस में। तो जो कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा ये, मतलब OH, और यहाँ आ जाएगा NO ग्रुप। फिर इसकी रिएक्शन करा तुम किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, मतलब बेसिकली ऑक्सीडेशन कराना है। जहाँ एक NO है ना, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे यहाँ NO2 हो जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा ये वाला। तो नाइट्रोसेशन भी करा दिया हमने। अब एक तुम्हारे पास आता है, वो आता है नाइट्रेशन। इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाती है, नाइट्रोसेशन और नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में आखिरकार तुम क्या होता है कि हम लेते हैं डाइल्यूट HNO3। नाइट्रेशन मतलब NO2 का ग्रुप का ऐड होना। तो जब तुम इसका ऐड कराओगे तो देखो ये रिएक्शन हो जाएगी, तो होता है क्या, ये पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कई बार ये पूछा जाता है कि बताओ इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और किस में तुम्हें मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो वैसे बता दें कि जो पैरा वाला होता है ना, ये मेजर प्रोडक्ट है, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट है। पहली बात, एक बात बता दें कि जो ऑर्थो तुम्हारे पास कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-नाइट्रोफिनॉल। जो 2-नाइट्रोफिनॉल होता है वो मोर वोलेटाइल होता है देन इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलती है कौन सी, देखने को मिलती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कहती है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं इंट्रा, मतलब इसका H और इसका N ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब H फोन, जहाँ भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की दिखेगा ये बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अब देखो जो तुम्हारे पास ये वाला कंपाउंड होता है, ये पता कौन सी बॉन्डिंग शो करता है, ये करता है इंटर। इंटर मतलब कि अदर कास्ट में, मतलब इसका एक मॉलिक्यूल्स अदर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, OH और NO2। इसमें तो मतलब किस तरीके से देखने को मिलेगी, देखो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी होगी कि इसका नाइट्रोजन इस दूसरे नाइट्रोफिनॉल से इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी। तो हमें देखने को मिलता है कि ये वाला लेस वोलेटाइल होता है, ये वाला मोर वोलेटाइल होता है। और हम ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को अलग अलग भी कर सकते हैं। कौन से प्रोसेस से, जिसका नाम है स्टीम डिस्टिलाइजेशन। बस प्रोसेस का नाम याद रखो, ज़्यादा डिटेल में हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो मैं क्या कहूँगा कि क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बन सकता है। क्या बन सकता है? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन, इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि ये वाला मोर वोलेटाइल है, माइनर प्रोडक्ट भी है, पैरा वाला लेस वोलेटाइल है और मेजर प्रोडक्ट है। और इन दोनों को अलग हम कैसे कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलाइजेशन से। और बात सुनो, अगर देखो यहाँ हमने क्या ले लिया है, अगर हम ले लें H2SO4, मतलब कि फिनॉल की रिएक्शन कराने वाले हम क्या, डाइल्यूट HNO3 से, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। मतलब कि अभी तो सिंपल रिएक्शन करा रहे थे, अगर इसी रिएक्शन में HNO3 के साथ हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा ये वाला। इसका नाम होता है 2,4, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या फिर होता है पिक्रिक एसिड। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि स्टार बना के लिख लो कि नाइट्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं से क्रिएट हो रही है। तो मैं क्या कहूँगा कि इस वाले ग्रुप को तुम स्पेशली याद रखना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सब पढ़नी है, कौन सी कब होती है, किस तरीके से होती है, तो एक बार 11th क्लास की वीडियो देख लें। लेकिन फिर भी मैं ये वाली बॉन्डिंग तुम्हें समझाने वाला हूँ डिटेल में, घबरा नहीं। अब हम बात करने वाले हैं इंटर एंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि बच्चे यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि इंटर और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता कैसे है। देखो इंटर मतलब होता है कि दो अलग अलग कास्ट में शादी, जैसे कभी सुना होगा इंटर मैरिज हो गई है, मतलब ब्राह्मण की और ठाकुर की, या फिर ब्राह्मण की यादव की, या फिर राजपूत, अगर अलग अलग जात में शादी होती तो इंटर बोलते हैं। इंट्रा मतलब होती है कि सेम जात में ही शादी हो जाना, जैसे पंडित पंडित में, यादव यादव में, ठाकुर ठाकुर में, इन सब में अगर सेम जात में अगर शादी होती तो उसे बोलते हैं हम इंट्रा। देखो यहाँ इसका नाम याद रखो, सेम। देखो इस तरीके से समझो, सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रा।
जैसे मान लो हमने वही कंपाउंड बनाया, क्या कंपाउंड बनाया है, 2 नाइट्रोफिनॉल। 2 नाइट्रोफिनॉल मतलब होता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाया है। देखो OH ग्रुप ए रहा है और ए वाला ग्रुप ए रहा है, कन्फर्म। देखो सॉरी, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। ये रहा सिंगल बॉन्ड, यहाँ रहा है डबल बॉन्ड। तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि इस हाइड्रोजन में और इस ऑक्सीजन में आपस में ही दोस्ती स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इन दोनों में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखने के लिए जहाँ भी H फॉर्म देखने को मिलेगा, मतलब कि देखो इन दोनों में क्या हुआ, आपस में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को कहलाते इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे बता रहा हूँ कि डिटेल में मैंने 11th क्लास में समझाया, बहुत डिटेल में। अब बात करते हैं इंटर के ऊपर। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे रहा है, अब एक ही मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं, एक से ज़्यादा होंगे। ये मान लो OH है और इस जगह मान लो इस तरीके से O। अब हमने देखा कि यहाँ भी हमने क्या बनाया है, बेंजीन की रिंग बनाई है। यहाँ भी मान लो यहाँ देखो सुनो, यहाँ देखना, आप थोड़ा स्पेस चाहिए पड़ेगा, इस तरीके से देखो। अभी समझाएंगे, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, घबराओ नहीं। देखो ये रहा OH और यहाँ रहा नाइट्रोजन, O डबल बॉन्ड, और यहाँ रहा है NO2। देखो बात ऐसी है कि मान लो ये मान लो कंटेनर है, इसके अंदर हम मान के चलते हैं 2 नाइट्रोफिनॉल है, इसके अंदर 2 नाइट्रोफिनॉल रखे हैं और इसके अंदर रखे हैं 4 नाइट्रोफिनॉल, मतलब इसके मान के चलते 4 नाइट्रोफिनॉल है। तो एक तो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं, एक से ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है कि जब ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं इंटर। देखो बात ऐसी होगी, एक मॉलिक्यूल तुम्हारे पास ए रहा है और एक मॉलिक्यूल तुम्हारे पास ए रहा है, तो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन आपस में क्या करने लगेंगे, मतलब बॉन्डिंग बनाने लगेंगे, और इस बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मतलब कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, इसलिए इसका नाम आया है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।